राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे मैं रामहित आप सबों का स्वागत करता हूं। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिशन 2025। भाई मेरे, ये मिशन 2025 क्या है, इन बातों पर 1-2 मिनट के लिए हम लोग जिक्र करेंगे और फिर इस मिशन का शुरुआत करेंगे हम आप लोग, और आप इस मिशन के शुरुआत का साक्षी बनने जा रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत अच्छे एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं आ पाते। आज उसी रूढ़िवादी परंपरा का अंत करने जा रहे हैं हम, क्योंकि आज के बाद हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी नीट, जेई, सीयूटी जैसे एग्जामिनेशन का तैयारी करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसलिए लिखा गया है मिशन 2025। अब इसके पीछे के तर्क को समझिए। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पूर्णतः क्लास 11th के लिए है। इसके साथ हम 12th भी आपका ऐड कर देंगे। तो जब 11th और 12th दोनों ऐड हो जाएगा तो फिर 2025 में जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जेई का, नीट का और सीयूटी का, उस कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए आप केमिस्ट्री का पूर्ण तैयारी यहाँ से कर पाएंगे। इसलिए इस बैच का नाम रखा गया है मिशन 2025। 2025 के लिए ये लक्ष्य है, 2025 के लिए ये मिशन है। तब तक आपको 11th का पूरा सिलेबस और 12th का पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। 1-2 लेक्चर के बाद 12th का भी क्लास आने लगेंगे। अभी जो लेक्चर आप देख रहे हैं वह मूल रूप से क्लास 11th के सिलेबस पर आश्रित होगा। इन सभी बातों को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया हूं कि भाई किसी भी टॉपिक को पढ़ना है और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन करना है। MCQ क्वेश्चन के बाद NCERT का क्वेश्चन करना है। NCERT के क्वेश्चन के बाद हमें नीट का क्वेश्चन करना है। नीट के क्वेश्चन के बाद हमें जेई का क्वेश्चन करना है और जेई के क्वेश्चन के बाद हमें CUET का क्वेश्चन करना है। तो सभी तरह के क्वेश्चंस आपके पास यहाँ अवेलेबल हो पाएंगे। सभी तरह का क्वेश्चन आप कर पाइएगा, वो भी चैप्टर वाइज नहीं, बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो समझने का पूर्ण मौका है आपके पास कि बेहतर रूप से आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम आगाज करते हैं मिशन 2025 का क्लास 11th के साथ। तो शुरू हो जाइए। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है। दोस्तों, मौसम बदल चुका है और शुरुआत करते हैं हम आप लोग अब क्लास 11th के चैप्टर्स को देखते हुए कि भाई चैप्टर कौन कौन से चैप्टर्स क्लास 11th में हमें कवर करना है। चूँकि नए NCERT के अनुसार कुछ बदलाव हुआ है के बावजूद, यानी चैप्टर घटाए गए हैं के बावजूद यहाँ पर पूरा चैप्टर्स लिया गया है। पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपको समझना है। देखिए, क्लास 11th में अगर हम बात करें बिहार बोर्ड का, बात करें यूपी बोर्ड का, तो वहाँ पे केमिस्ट्री के लिए 100 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है और 100 मार्क्स में 70 मार्क्स थ्योरी का होता है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का होता है ना। ये सब आपको पता है। 70 मार्क्स के लिए आपको 3 ब्रांच पढ़ना होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल के अंदर टोटल 7 चैप्टर आपको पढ़ना है, टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है। इनऑर्गेनिक के अंदर टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है और ऑर्गेनिक के अंदर टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है। तो शुरुआत हम आप लोग जो करने जा रहे हैं वह फिजिकल केमिस्ट्री के पहला चैप्टर से, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से करने जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा चैप्टर, भाई ये रेडियो एक्टिविटी NCERT में नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से रेडियो एक्टिविटी का नॉलेज होना बहुत आवश्यक होता है। तो ये एक चैप्टर मैंने यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का गैसीय अवस्था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स,
बहुत अच्छा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। इक्विलिब्रियम बहुत शानदार चैप्टर होगा, फिजिकल केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम। तो इन सारे चैप्टर्स को हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत डिस्कस करना है। उसके बाद जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तो इसका पहला चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दूसरा चैप्टर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो भाई आवर्त सारणी के बारे में यहाँ आप पढ़ोगे। उसके बाद आपके पास होगा एस ब्लॉक, उसके बाद होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसके बाद एक एलिमेंट पढ़ेंगे हाइड्रोजन, और देखेंगे कि हम आप सबका भविष्य हाइड्रोजन के ऊपर किस प्रकार से टिका हुआ है। इस चैप्टर्स में इन बात को समझेंगे। फिर आइए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कुल मिलाकर कहिए कि ये चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसे जीओसी के नाम से भी जाना जाता है। और संयोग देखिए क्लास 12th जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो भी जीओसी से ही स्टार्ट होने वाला है। दूसरा चैप्टर इसका ऑर्गेनिक का होगा हाइड्रोकार्बन, और तीसरा चैप्टर होगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो भाई मेरे टोटल मिलाकर 7, 5, 12, 3, 15 चैप्टर्स क्लास 11th में आपको पढ़ना है, और 16 चैप्टर्स क्लास 12th में पढ़ना है। टोटल मिलाकर मैं आपको मिशन 2025 में 31 चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, एक एक बिंदु पर एक एक टॉपिक पर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप डट के अगर सीखना चाहते हैं तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, और कहिए कि देखिए भाई कुछ होने वाला है, शानदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग कुर्सी का पेटी बांध चुके हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर का। पहला चैप्टर है हम आप लोगों के पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे। देखिए एक एक पॉइंट्स आपको बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आप लोग बातचीत करने वाले हैं। सभी पॉइंट सभी चीज़ों को बिंदुवार तरीका से समझने वाले हैं, एक एक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपसे छुपा हुआ कोई चीज़ नहीं रहेगा। आप एक्चुअल में अगर होल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से। देखिए सबसे पहला चैप्टर है आपका रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, सब कुछ हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, परिचय पढ़ना है, देखना है कि विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, विज्ञान शब्द कहाँ से आया, फिर उसके अंदर केमिस्ट्री कहाँ से आया, और केमिस्ट्री हम आप लोगों के जीवन शैली को किस प्रकार से प्रभावित करता है। वो सभी बातें इस चैप्टर्स के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर हम आप लोग पढ़ पाएंगे। दूसरा टॉपिक होगा इसका सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। विज्ञान में अपने नॉलेज को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए और विशेष तौर पर अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को बेहतर बनाने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का आना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद हम आप लोग पढ़ेंगे अनुभार एवं प्रतिशत। दोस्तों केमिस्ट्री में अनुभार और प्रतिशत इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो इस टॉपिक को मैं भी पढ़ने वाला हूं। इसके बाद हम आप लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ताप दाब आयतन। केमिस्ट्री में बहुत उपयोग होता है ताप दाब आयतन का। फिर पढ़ेंगे आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। फिर पढ़ेंगे रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फिर पढ़ेंगे मोल संकल्पना। मोल एक ऐसा टॉपिक होगा जो हायर एजुकेशन तक काम देने वाला है। मोल के बिना कोई भी टॉपिक पॉसिबल नहीं हो पाएगा केमिस्ट्री के अंतर्गत। परमाणु भार पढ़ेंगे, औसत परमाणु भार पढ़ेंगे, अणुभार पढ़ेंगे, तुल्यांकी भार पढ़ेंगे। तुल्यांकी भार एक शानदार टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली जेईई के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, नीट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सीयूटी के एग्जामिनेशन में पूछे जाता है। तो तुल्यांकी भार ऐसा टॉपिक है जिसको किसी भी कंडीशंस में नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके एक एक पॉइंट्स को हमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा, वो भी डीप में जाकर, गहराई में जाकर। इसके बाद हम आप लोग पढ़ेंगे अणुसूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। इसके बाद एक टॉपिक आएगा बिलियन। हालांकि बिलियन के बारे में मैं इतना आपको कहूँगा कि क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर ही भी है बिलियन। यहाँ पर बिलियन का केवल इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है, जिसमें बिलियन के बारे में बहुत कुछ, इंट्रोडक्शन होने के बावजूद आप इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल अंश,
मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, प्रति मिलियन भाग, ये सब शानदार सा टॉपिक होगा। इसके बाद फिर केमिस्ट्री में कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक थ्योरी पढ़ना है जिसका नाम होगा POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन थ्योरी। POAC एक ऐसा थ्योरी है जो केमिकल रिएक्शन के एनालिटिकल टर्म को समझने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद का जो टॉपिक है हम आप लोगों के पास, उसका नाम है स्टोकियोमेट्री। भाई स्टोकियोमेट्री केमिकल रिएक्शन के कैलकुलेशन सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है और सीमांत अभिकर्मक कि मान लीजिए 2, 3, 4 चीज़ों के बीच हम रिएक्शन करा रहे हैं तो कौन पहले खत्म होगा, कितना उत्पाद बनेगा, ये सब निर्धारित करता है दोस्तों कौन, सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये पहला चैप्टर में इतना कुछ आपको पढ़ना है। अगर कुल मिलाकर हम बातचीत करें तो पहला चैप्टर कम से कम देख लो कितने लेक्चर में जाने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। पहला चैप्टर कम से कम जो जाएगा वह 20 लेक्चर के अंदर चला जाएगा। 20 लेक्चर में यानी इस 20 लेक्चर के अंतर्गत आप पूरा चैप्टर का थ्योरी पढ़ पाइएगा, साथ ही साथ जेईई, नीट यानी और NCERT और CUET का क्वेश्चन कर पाइएगा। तो बहुत बड़ा ये चैप्टर होने वाला है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होने वाला है। बस धैर्य बनाकर धीरज के साथ आपको पढ़ना है, सीखना है। तो चलिए आज के क्लास में हम आप लोग शुरुआत करेंगे, यानी लेक्चर 1 में हम आप लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। दोस्तों देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, परिचय साइंस का क्या है और उस परिचय के साथ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आगाज हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। तो यहाँ तक यानी आप अगर सिलेबस को लिखना चाहें तो एक एक बातें ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विज्ञान, विज्ञान यानी साइंस, ये कहाँ से आया? तो साइंस जो है वह एक लैटिन वर्ड था। कौन सा वर्ड था सर? लैटिन वर्ड। और उस लैटिन वर्ड का नाम क्या था? सेंटिया। क्या नाम था? तो भाई उसका नाम था सेंटिया। और इस सेंटिया से बना साइंस शब्द। क्यों बना? क्योंकि सेंटिया का मतलब होता था, इस सेंटिया का मतलब होता था, क्या होता था सर? तो इस सेंटिया का मतलब होता था नॉलेज। और इस नॉलेज को हम आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान शब्द कहाँ से आया? तो विज्ञान शब्द एक लैटिन शब्द से आया जिसका नाम क्या है? सेंटिया। और सेंटिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान। नॉलेज मतलब ज्ञान। ठीक है। तो भाई आप तो ये देख लिए कि विज्ञान वर्ड, साइंस वर्ड कहाँ से आया। अब साइंस होता क्या है? हम आप कोई काम करते हैं, किसी भी काम पर, काम को करने के बाद उस काम का कुछ खामी होता है, कुछ खूबी होता है। तो उस खामी और खूबी से हम कुछ सीखते हैं, यानी कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। उसी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात सावधानी पूर्वक इसे अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे? सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन इसका आ गया कि सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम आप लोग क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। विज्ञान के समझ को यानी विज्ञान को और बेहतर बनाने के लिए, विज्ञान को आसान बनाने के लिए कि विज्ञान को बेहतर रूप से हम समझ सके, इसके लिए विज्ञान को कई कैटेगरी में बांट दिया गया। विज्ञान के लिए मूल रूप से 2 कैटेगरी बनाया गया। एक को कहा गया सर प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा को बोला गया भौतिक विज्ञान। यानी विज्ञान के अध्ययन को सरल बनाने के लिए इसे 2 भागों में बांट दिया गया। आप चाहें तो यहाँ तक के चीज़ों को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए एक एक बात को। यानी विज्ञान के अध्ययन को सरल बनाने के लिए
विज्ञान को दो कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में हम लोग विज्ञान को बांटेंगे? दो कैटेगरी में। एक को कहेंगे कौन सा विज्ञान? प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरा को हम आप लोग क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान अलग हो गया और भौतिक विज्ञान अलग हो गया। एक हो गया हम आप लोगों का, एक हो गया नेचुरल साइंस और दूसरा हो गया फिजिकल साइंस। तो एक तरफ नेचुरल साइंस और दूसरी तरफ फिजिकल साइंस। ठीक है, तो भाई मेरे अब नेचुरल साइंस को दो हिस्सा में बांट लिया गया। एक हिस्सा कहलाया पादप विज्ञान, पादप विज्ञान, और दूसरा हिस्सा कहलाया जंतु विज्ञान। ठीक है, तो पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान ये दोनों एक साथ फिर क्या कहलाने लगा? जीव विज्ञान, बायोलॉजी ना, इसको हम आप लोग कहेंगे बॉटनी। ठीक है, और ये हमारा हो गया क्या? जूलॉजी। तो बॉटनी और जूलॉजी एक साथ कहलाने लगा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जिसे हम आप लोग क्या कहते हैं? हम आप लोग कहते हैं इसे दोस्तों बायोलॉजी। तो ठीक है, बायोलॉजी हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, हमें यहाँ पढ़ना क्या है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले ब्रांच को जानना है। तो भौतिक विज्ञान में टोटल दो ब्रांच हो गए। एक हो गया रसायन यानी केमिस्ट्री, इसी को तो हमें जानना है, इसी को तो हम खोज रहे थे। दूसरा हो गया भौतिकी यानी फिजिक्स। तो एक तरफ केमिस्ट्री है और एक तरफ भौतिकी है। तो हमें जो पढ़ना है वह क्या पढ़ना है दोस्तों? केमिस्ट्री को पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत हम आप लोग करते हैं केमिस्ट्री से, और सबसे पहले यही जानेंगे कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इन बातों को समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे भी बेहतर विकल्प है कॉपी में लिखते चलिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो केमिस्ट्री वर्ड है, केमिस्ट्री शब्द, वो कहाँ से आया? भाई एक मिस्र भाषा का शब्द था, मिस्र शब्द था। वह मिस्र भाषी शब्द कौन सा था? तो केमिया था ना, मिस्र भाषी शब्द था केमिया। ठीक है, एक्चुअल में शब्द क्या था? तो मिस्र के लोग ना काली मिट्टी को, किस मिट्टी को? काली मिट्टी को क्या कहते थे? केमी कहते थे। इस केमी से एक वर्ड बना केमिया, और केमिया से एक वर्ड बना दिया गया केमिकल, और इसी केमिकल का मतलब क्या होता है? रासायन होता है। बाद में यही केमिकल वर्ड कन्वर्ट हो गया किस में? तो केमिस्ट्री में ना। एक्चुअल में ये डायरेक्ट केमिकल से केमिस्ट्री में कन्वर्ट नहीं हुआ, केमिकल से कन्वर्ट हुआ केमी टेकिंग में। भाई किस में कन्वर्ट हुआ? तो इससे पहले यानी केमिस्ट्री से पहले ये कन्वर्ट हुआ था केमी टेकिंग में, और केमी टेकिंग वर्ड बाद में फिर कन्वर्ट किस में हुआ? केमिस्ट्री में। तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द केमिया से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ केमिकल अर्थात रासायन होता है। शुरुआत के दिनों में रासायन विज्ञान का अध्ययन जो था वह क्या कहलाता था? तो वह कहलाता था केमी टेकिंग। क्या कहलाता था? केमी टेकिंग कहलाता था। अब महत्वपूर्ण बात है, ये सब तो हो गया कि भाई केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के एक प्राचीन शब्द से हुआ। अब किसी भी सब्जेक्ट का एक फादर होता है, पिता होता है, यानी उस सब्जेक्ट की उत्पत्ति का श्रेय उन्हें दिया जाता है। तो रासायन विज्ञान में ये श्रेय दिया गया था लेबोजियर को। किसको दिया गया? लेबोजियर को। लेबोजियर को बहुत बार लवाजे भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रासायन विज्ञान के जनक या पिता किन्हें कहा जाता है? लेबोजियर, लवाजे। ये कौन है? तो ये हैं रासायन विज्ञान का जनक
का जनक यानी पिता। ये सब पॉइंट्स आपको काम देने वाले हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद भाई भारत में रसायन विज्ञान को किसने डेवलप किया, तो उसे कहा जाएगा भारतीय रसायन विज्ञान का जनक। भारतीय रसायन विज्ञान का जनक। और ये जो भारतीय रसायन विज्ञान का जनक है ये थे प्रफुल्ल चंद्र मिश्र, प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय को हम आप लोग कहेंगे पीसी राय। कौन सा राय कहेंगे? पीसी राय। तो पीसी राय को भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता था। पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था प्रफुल्ल चंद्र राय, पीसी राय। ठीक है, ये एक बंगाली परिवार में जन्म लिए थे और इनके पिताजी का बिजनेस था। बाद में इनकी रुचि हो गई केमिस्ट्री पढ़ने में, तो इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा, रसायन विज्ञान में बहुत सारे चीज़ों को खोजा और भारत में केमिस्ट्री के विकास में, रसायन शास्त्र के विकास में प्रफुल्ल चंद्र राय का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अब बारी है दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार के बारे में जानने का कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये दुनिया का जो सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार है वह प्रथम नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार जो था, प्रथम नोबेल पुरस्कार ये मिला था वान टू हॉफ को। किनको मिला था? वान टू हॉफ को, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। वान टू हॉफ ने 3 चीज़ें एक साथ रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने दर्शाया था कि कार्बन का संयोजकता 4 होता है। इन्होंने बिलियन के बारे में विशेष ज्ञान दिया था वान टू हॉफ ने, और इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया के गति को समझाया था, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो इन 3 कार्य के लिए वान टू हॉफ को 1901 ईस्वी में, देखिए हिस्ट्री जानना थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, और ये आवश्यक भी होता है कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट डेवलप कैसे हुआ। 1901 में इन 3 कार्य के लिए दुनिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में किन्हें दिया गया? वान टू हॉफ महोदय को दे दिया गया। ठीक है, तो अब चलिए इन सभी बातों को जानने के बाद एक और टर्म जानते हैं। एक दिलचस्प मुहावरा सा, एक दिलचस्प श्लोक सा आप सुनते आए हैं, वह क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा इति पंच तत्व चौरचित अधम शरीरा। यानी मानव शरीर का निर्माण दुनिया के 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्या वास्तव में ये वास्तव तौर पर है? वास्तविक रूप से ये सत्य है? नहीं भाई, देखते हैं क्या है। तो प्रारंभिक मान्यता अनुसार, यानी शुरू में ऐसा माना जाता था, प्रारंभिक मान्यता अनुसार दुनिया का सभी वस्तु, इस दुनिया में जितने वस्तु हैं, दुनिया का सभी वस्तु 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। भाई वो 5 तत्व कौन है? पहला है क्षिति, दूसरा है जल, तीसरा है पावक, चौथा है गगन, और 5वां है समीरा। तो समीर भी आप कह सकते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो क्षिति यानी पृथ्वी, मतलब देखिए कितना अद्भुत विज्ञान था। लोग किस तरीका से सोचते थे, पूरे पृथ्वी को एक तत्व मान दिया। पृथ्वी मतलब यहाँ मूल रूप से पृथ्वी का मूल श्रेय था यहाँ मिट्टी से। जल H2O, पावक आग, गगन आकाश, समीर वायु। अब यदि आधुनिक विज्ञान से इन सब चीजों का हम तालमेल करें तो क्या मिट्टी पृथ्वी एक तत्व है? तो आप कहिएगा नहीं सर, मिट्टी तत्व नहीं है। जल यौगिक है, ये भी तत्व नहीं है। पावक आग, ये भी तत्व नहीं है।
आकाश गगन ये भी तत्व नहीं है, वायु भी तत्व नहीं है। तो ये शुरू का मान्यता था। विज्ञान का डेवलपमेंट ऐसे ही हुआ, शुरू में कुछ चीज़ें माने गए, बाद में गलत हुआ, फिर सही चीज़ खोजा गया। और किसी भी चीज़ के विकास का मूल करीब ही यही होता है कि जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक सही चीज़ें सामने नहीं आ सकता है। तो किसी भी चीज़ को सीखने का ललक जो होता है वो ललक जगना चाहिए, ललक होना चाहिए। चाहे आप शुरुआत में गलत सीखिए या सही सीखिए, अगर आप गलती कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसमें आप सुधार ला सकते हैं। सेम कंडीशंस यहाँ पर है कि दुनिया के प्रारंभिक मान्यता जो कहता था वो कहता था कि दुनिया का सभी वस्तु जो है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है। वह था क्षिति जल पावक गगन समीरा। और इसे कहाँ से लिया गया? इसे संस्कृत के एक श्लोक से लिया गया। और संस्कृत का वो श्लोक क्या था जो जस्ट अभी मैंने आपको सुनाया कि क्षिति जल पावक गगन समीरा इति पंच तत्व चौरचित अधम शरीरा ना, ये श्लोक से इन शब्दों को लिया गया था। इसके बाद अब एक ऋषि आए, उनका नाम था ऋषि कनाद। भाई ऋषि कनाद, इनके बारे में एक दिलचस्प कहानी है। ऋषि कनाद आप भी सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। ऋषि कनाद के बारे में बताता हूँ कि ऋषि कनाद ने एक पॉइंट कहा था 600 बीसी पूर्व, 600 बीसी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से भी 600 साल पहले इन्होंने कहा था। यानी आज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि आज से 2600 वर्ष पहले, आज से 2600 वर्ष पहले की बात है। 2600 वर्ष पहले ही ऋषि कनाद ने कहा था कि दुनिया का सभी वस्तु, भाई ऋषि कनाद ने क्या कहा था? तो ऋषि कनाद ने कहा था दुनिया का सभी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जिसे परमाणु कहते हैं, मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। आज यही परमाणु शब्द कन्वर्ट हो चुका है किसमें? परमाणु में। तो इस बात का जानकारी सबसे पहले ऋषि कनाद ने दिया था। अब चूंकि उनका शब्द परमाणु था, उस समय संस्कृत से जुड़ा हुआ शब्द था, इसलिए उन्होंने नाम परमाणु रख दिया। बाद में यही परमाणु शब्द केवल चेंज होकर परमाणु में कन्वर्ट हुआ। तो आप कह सकते हैं मूल श्रेय जो है पदार्थ के कणों का मूल व्याख्या किसने किया था? ऋषि कनाद ने किया था। देखिए इसके पीछे एक दंत कथा प्रचलित है। दंत कथा मतलब कहे सुने जाने वाला कथा कि भाई ऋषि कनाद एक बार जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनके सर पे एक लकड़ी का टुकड़ा आकर गिर गया। लकड़ी का टुकड़ा था, सूखी हुई लकड़ी थी, उसके ऊपर एक चिड़िया आकर बैठी थी। चिड़िया का वजन थोड़ा ज़्यादा होने के कारण और चूंकि लकड़ी का टुकड़ा सूख चुका था तो वह कमज़ोर हो चुका था, टूटकर ऋषि कनाद के सर पे गिरा। ऋषि कनाद की तपस्या भंग हुई, आंखें खुल गया। तो आंखें खुलने के बाद उन्होंने लकड़ी के उस टुकड़ा को उठाया। लकड़ी के टुकड़ा को उठाने के बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उस लकड़ी के टुकड़ा में घुन लगा हुआ और उस घुन को अपने एक हाथ से टच किया ऐसे करके। अब जैसे उन्होंने ऐसे किया तो वो घुन सारा का सारा विलुप्त हो गया। ऋषि कनाद कई बार इन प्रोसेस को दोहराते रहे और हमेशा हर बार रिजल्ट यही मिलता था। ऋषि कनाद को लगा कि भाई ये पूरा का पूरा लकड़ी का टुकड़ा यही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और इसी के आधार पर ऋषि कनाद ने कहा कि दुनिया का सभी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। देखिए ये कहानी सही है या गलत है, इस बात का सत्यता या प्रमाण मैं नहीं देता आपको, लेकिन ये एक दंत कथा है और इस दंत कथा के आधार पर आप इसे समझ पा रहे थे। तो ऋषि कनाद ने सबसे पहले कहा था कि दुनिया का सभी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना। ये बात पूर्णतः सही है, ठीक है। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे, अपने जानकारी में ले लेंगे। यहाँ तक आप देख रहे थे रासायन विज्ञान का हिस्टोरिकल पॉइंट कि इतिहास में क्या क्या हुआ ना। अब हम आप लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और रासायन विज्ञान के
डेफिनीशन की ओर चलेंगे कि एक्चुअल में ये रासायन विज्ञान है क्या। तो विज्ञान क्या था, तो विज्ञान तो आपने शुरू में देख लिया कि सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग और परीक्षण के द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। फिर विज्ञान के कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए इसे विभिन्न कैटेगरी में हम आप लोगों ने डिवाइड कर दिया, बांट दिया, और विभिन्न कैटेगरी में बांटने के बाद उसमें से एक कैटेगरी चला आया रासायन विज्ञान का। फिर हम आप लोगों ने डिस्कस किया कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक मिस्र भाषी शब्द कीमिया से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ केमिकल अर्थात रासायन होता है। तो चलिए अब हम आप लोग डिस्कस करते हैं रासायन विज्ञान किसे कहते हैं, रासायन शास्त्र किसे कहते हैं। रासायन शास्त्र केमिस्ट्री, इसे हम आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कुछ ऐसा कि विज्ञान का वह शाखा, विज्ञान का वह शाखा टहनी जिसके अंतर्गत, देखिए थोड़ा बहुत तो भाषा लिखना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटक, संरचना तथा पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहते हैं। अब ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। कुल मिलाकर यदि आप देखें तो यहाँ जो आपको रासायन विज्ञान दिख रहा है, उस पूरे रासायन विज्ञान में हम आप लोग डिस्कस करने वाले हैं केवल और केवल किसके बारे में, तो केवल और केवल पदार्थ के बारे में समझने वाले हैं, पदार्थ के बारे में देखने वाले। क्यों? क्योंकि इसके डेफिनेशन से आ रहा है विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, पदार्थों के संघटक, पदार्थों के संरचना तथा पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे रसायन विज्ञान कहते हैं या रसायन शास्त्र कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रसायन विज्ञान केवल और केवल पदार्थों से घिरा पड़ा है, जिसमें हम आप लोग पढ़ते हैं पदार्थों के संघटक के बारे में कि पदार्थ का संघटक क्या है, पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं कि उस पदार्थ का संरचना कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये सब कैसा है। साथ ही साथ पढ़ते हैं कि उस पदार्थ का कौन कौन सा गुण है। साथ ही साथ पढ़ते हैं उस पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन संभव हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम रसायन विज्ञान में केवल और केवल पदार्थ के बारे में ही पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं कि पदार्थ दो तरह के गुण को दर्शाता है, एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है सर रासायनिक गुण। तो इन दोनों तरह के कैरेक्टर को हम आप लोग डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग परिवर्तन में आते हैं, तो परिवर्तन भी दो तरह का निकल के आता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन जो होता है वह अस्थायी परिवर्तन होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर दूसरा पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन जो हुआ करता है वह अस्थायी परिवर्तन हुआ करता है। तो पदार्थ में ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं, अर्थात रासायन विज्ञान चूँकि पदार्थों के बारे में केवल और केवल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रासायन विज्ञान को पदार्थ विज्ञान भी कहा जाता है। यानी
हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान पदार्थों का विज्ञान है। रसायन विज्ञान पदार्थों का विज्ञान है। अब चूंकि पदार्थों का विज्ञान है, अतः इसे पदार्थ विज्ञान भी कहा जा सकता है ना। तो इसको हम आप लोग पदार्थ विज्ञान भी कह सकते हैं। तो भाई ये सब इंफॉर्मेशन हो गया किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में। अब केमिस्ट्री के अध्ययन को और सरल एवं सहज बनाने के लिए इसे विभिन्न शाखाओं में बांट दिया गया। जैसे विज्ञान को सरल और सहज बनाने के लिए उसे प्राकृतिक विज्ञान में और भौतिक विज्ञान में बांटा गया। प्राकृतिक विज्ञान को फिर बॉटनी और जूलॉजी में बांटा गया, जिसे एक साथ आप लोग बायोलॉजी बोले थे। जबकि भौतिक विज्ञान को दो हिस्सा में बांटा गया, रसायन में और भौतिकी में। रसायन यानी केमिस्ट्री, भौतिकी यानी फिजिक्स, यहाँ तक। तो उसी प्रकार से केमिस्ट्री के भी कई ब्रांच बना दिए गए, केमिस्ट्री के भी कई शाखा बना दिए गए। जैसे सबसे पहला शाखा की हम बात करें तो भौतिक रसायन विज्ञान। इसमें पदार्थों के भौतिक गुण तथा उनमें होने वाले भौतिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। दूसरा कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान में हाइड्रोकार्बन्स और कार्बनिक यौगिक और उसके व्युत्पन्न के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा अकार्बनिक रसायन विज्ञान, कि अकार्बनिक रसायन विज्ञान में हाइड्रोकार्बन को छोड़कर रेस्ट जितने एलिमेंट होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल 118 एलिमेंट का व्याख्या करते हैं, उसके यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। चौथा जीव रसायन विज्ञान बायोकेमिस्ट्री। पांचवा औषधीय रसायन विज्ञान, जितना भी दवाई बनता है वो सब मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत बनता है। छठा औद्योगिक रसायन विज्ञान। सातवां विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, विशेष तौर पर इसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आठवां नाभिकीय रसायन विज्ञान, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नौवां बहुलक रसायन विज्ञान, पॉलीमर केमिस्ट्री। आज जीवन बहुत सरल और सहज हो चुका है, उसमें पॉलीमर का बहुत योगदान है। तो इन तरह से बहुत सारे ब्रांच है केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो उन सारे ब्रांच को हम आप लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं रसायन विज्ञान के शाखा में। तो अभी तक आप केवल और केवल इसके इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं, केवल इसके इंट्रो को पढ़ रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग इनसे आगे की बातचीत को करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे। आज मूल रूप से मेरा मोटो था कि मैं आपको बैच इन्फॉर्मेशन दे सकूं और बैच इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको आगाज कर सकूं, मैं आपको बता सकूं कि देखिए इस मेथड से पढ़ाया जाने वाला है। धीरे धीरे आपका मन लगते चलेगा, धीरे धीरे और भी मज़ा आने वाला है। तो आज का क्लास हम आप लोगों का यहीं समाप्त होगा। इसके बारे में हम लोग व्याख्या अगले क्लास में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।